नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने इंटरनेट बंद किए जाने पर नाराजगी जताई है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह इंटरनेट सेवा को तुरंत चालू करे, वरना किसान इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली के बॉर्डर्स पर इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के लिए रोकी गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के आने जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। किसानों ने शनिवार को 1 दिन का उपवास रखकर सद्भावना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंगू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। यह बैन 29 जनवरी रात 11 बजे से 31 जनवरी रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा सरकार ने भी 17 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इन सभी जिलों में 30 जनवरी तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इन जिलों में रेवाड़ी, अंबाला, जींद, भिवानी, करनाल, कैथल, हिसार, पानीपत आदि जिले शामिल हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद भी केंद्र सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर पड़ने वाले इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस के 5 नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए कोलकाता से दिल्ली पहुंच चुके हैं। संभावना है कि शनिवार रात को इन्हें बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इन नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हावड़ा में रविवार को होने वाली रैली के दौरान बीजेपी में शामिल होना था, लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके के कारण शाह ने अपना कोलकाता दौरा रद्द कर दिया था। इन नेताओं में पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी, टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया, उत्तरपाड़ा के विधायक प्रवीर घोषणा, हावड़ा के मेयर रतिन चक्रवर्ती और पूर्व विधायक पार्थ सारथी चटर्जी शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने ममता सरकार से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राजीव बनर्जी ने भी इस्तीफा दिया था। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी, उनके सांसद भाई और पिता ने भी पार्टी छोड़ दी थी और इससे ममता को जोरदार झटका लग चुका है। 2 महीने के भीतर ममता सरकार के 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी सांसद शशि थरूर और कुछ पत्रकारों के खिलाफ नोएडा पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने की आलोचना की है। प्रियंका ने शनिवार को कहा कि जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को बीजेपी सरकार की ओर से धमकाने का चलन खतरनाक है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र का सम्मान सरकार की मर्जी नहीं बल्कि उसका दायित्व है और भय का माहौल लोकतंत्र के लिए जहर के समान है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों व जनप्रतिनिधियों को धमकाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करके लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि इससे उन्हें क्या और कितना नुकसान होगा। कुशवाहा ने कहा कि ये कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में किसानों को इन कानूनों से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए रालोसपा किसान चौपाल लगाएगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलित हैं और बता रहे हैं कि इससे उन्हें कितना नुकसान होगा, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है। कुशवाहा ने कहा कि किसान आंदोलित हैं और बता रहे हैं कि इससे उन्हें क्या क्या नुकसान होगा, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि इसके क्या फायदे हैं। कुशवाहा ने इन काले कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग दोहराई है। दिल्ली के पत्रकारों ने राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और कुछ अन्य पत्रकारों पर 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड की कवरेज को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर को निष्पक्ष भारतीय मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश बताया है। दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में शनिवार को हुई बैठक में इस कार्रवाई की जोरदार शब्दों में निंदा की गई और इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया गया। पत्रकारों ने इस मामले को तुरंत वापस लेने की मांग भी की। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ने मिलकर एक बैठक रखी थी। इसमें प्रेस एसोसिएशन, इंडियन वीमेंस प्रेस कोर और दिल्ली पत्रकार यूनियन के लोगों ने भी भाग लिया। गिल्ड ने कहा कि 6 पत्रकारों के ऊपर 2 दिनों में 3 राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई। गिल्ड ने कहा कि मीडिया को डराने, धमकाने और भारत में निष्पक्ष मीडिया की आवाज को दबाने के लिए ऐसा किया गया है। बता दें कि अर्पित मिश्रा नाम के शख्स ने नोएडा में एक एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में सांसद शशि थरूर, न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, कौमी आवाज उर्दू के मुख्य संपादक जफर आगा सहित कुछ अन्य लोगों के नाम हैं। इनके खिलाफ आपराधिक धाराओं के साथ ही आईटी एक्ट में कार्रवाई की मांग की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि इन लोगों ने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक, गुमराह करने वाली और उकसावे वाली खबर को प्रसारित किया।
दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन से मोदी सरकार अब तक पार नहीं पा सकी है। हालांकि इस बीच सरकार लगातार किसान नेताओं से बातचीत करती रही, लेकिन ये सभी बातचीत बेनतीजा रही हैं। शनिवार को सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने एक बार फिर कहा है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया है, सरकार अभी भी उस पर कायम है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है, उसमें कहा गया है कि सरकार 1.5 साल तक की अवधि के लिए कृषि कानूनों को रद्द करने पर राजी है। इस दौरान किसान और सरकार मिलकर कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध का हल निकालेंगे, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि उन्हें कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों के आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य पंजाब में इन दिनों उथल पुथल का माहौल है। राज्य के सभी जिलों में पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कई बार चिंता जता चुके हैं। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर कुछ सिखों द्वारा निशान साहिब फहराए जाने को लेकर अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार को इस घटना में शामिल लोगों की जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना से हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है और जो लोग भी इस घटना में शामिल रहे हैं, उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। किसान आंदोलन में शामिल सिख नौजवानों को भड़काने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को सद्भावना दिवस मनाया। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध में वे एक दिन के अनशन पर बैठे और इसे सद्भावना दिवस का नाम दिया गया। किसानों ने कहा कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान आंदोलन लगातार तेजी से बढ़ रहा है। किसानों के समर्थन में कई संगठन, खाप पंचायत और ग्राम पंचायत भी खड़ी हो रही हैं। एनडीटीवी के अनुसार पंजाब के मानसा जिले में गांवों में दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर लामबंदी की जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर गांव में हर घर से कम एक शख्स से दिल्ली जाने की अपील की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हर रोज दिल्ली के लिए किसानों का एक जत्था जाएगा। इसी तरह पंजाब के भटिंडा जिले में विर्क खुर्द ग्राम पंचायत ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हर परिवार से कम एक सदस्य को किसान आंदोलन में भेजने की अपील की है। शुक्रवार को सिंगू बॉर्डर पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अलीपुर थाने के एसएचओ पर तलवार से हमले के मामले का अभियुक्त भी शामिल है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उन पर दंगे भड़काने और हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। बता दें कि शुक्रवार को कुछ लोग खुद को स्थानीय बताकर सिंगू बॉर्डर पर आए थे और किसानों पर पथराव करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई टेंट भी उखाड़ दिए और बॉर्डर को खाली करने की मांग की। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर निशाना साधा है और उनके द्वारा प्रस्तावित अनशन को रद्द किए जाने पर तंज कसा है। शिवसेना ने संपादकीय में लिखा है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए अन्ना 2 बार दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन की मशाल में तेल डालने का काम तो बीजेपी कर रही थी, लेकिन पिछले 7 सालों में मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई निर्णयों से जनता बेजार हुई, लेकिन अन्ना ने करवट भी नहीं बदली। शिवसेना ने पूछा है कि आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के शासन में करना है क्या? बाकी अब रामराज अवतरित हो गया है क्या? दिल्ली में शुक्रवार शाम को इजरायली दूतावास से थोड़ी दूरी पर हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। धमाका कम तीव्रता वाला था और इससे दूतावास के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ था। इस हल्के आईईडी धमाके में ईरान का हाथ होने की बात कही जा रही है। खबरों के मुताबिक धमाके वाली जगह से एक पत्र मिला है जिसमें इस धमाके को ट्रेलर बताया गया है। पत्र में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान के ही शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को शहीद बताया गया है। इन दोनों की ही पिछले साल हत्या कर दी गई थी।
अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की और उसे उखाड़ दिया। इस कृत्य की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार इस दुर्भावनापूर्ण और घृणित कृत्य की निंदा करती है। इधर वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने इस घटना की गहन जांच के लिए और इस घृणित कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का मामला उठाया है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 137 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,33,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,69,000 से ज्यादा हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।